आज के इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत इनकम टैक्स या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से संबंधित समस्याएं एवं समाधान विषय पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री राकेश श्रीवास्तव जी, आयकर अधिकारी, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT, क्षेत्रीय परिसर लखनऊ से। और आज इस विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए सुमोना पांडे जी भी हैं, जो आपसे बातचीत करेंगी और इस विषय पर चर्चा करेंगी। इसमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। तो फ़ोन करने के लिए आप हमें डायल कर सकते हैं लखनऊ का कोड 0522, इसके अलावा 223852, ये फ़ोन नंबर है 223852, इस नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मेल ID आप सभी को पता है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं, fmakashvani@gmail.com, ये मेल ID है। तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं। तो इसके लिए सुनते रहिए, जुड़े रहिए ये विशेष कार्यक्रम 100.7 FM रेनबो पर। श्रोताओं, आज मैं सुमोना पांडे आपके साथ हूं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि NADT रीजनल कैंपस के आयकर अधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव जी। राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लखनऊ और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी क्षेत्रीय परिसर लखनऊ की तरफ से आकाशवाणी लखनऊ का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमें यहाँ इस लाइव फोन इन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया जी। तो आज हम लोग बात करेंगे आयकर विषय पर। तो राकेश जी, सबसे पहले यही सवाल कि आयकर रिटर्न क्या है और किन को भरना चाहिए? आयकर का जो कंसेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो इनकम टैक्स का जो सिद्धांत है वो एक प्रगतिशील सिद्धांत है। कोश मूलोदंड के आधार पर ये बना हुआ है कि जिसमें राजस्व ही किसी भी देश के लिए उसका मूलभूत होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसका मेरुदंड होता है। तो प्रत्यक्ष कर का जो सिद्धांत है वो प्रगतिशील है, ये वो उस और हमारे विभाग का जो मस्केट है, लोगो है, वो मधुकर है। ये उन्हीं से रस लेता है जिनके पास कोई रस हो और उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए, उन्हीं फूलों से। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष कर का जो सिद्धांत है, आयकर का सिद्धांत है, वो हमारे करदाताओं से कर लेता है। ये कर हमारी ही सुविधा के लिए इस्तेमाल भी होता है। जी बिल्कुल। ये इसके लिए भी एक हमारे शास्त्रों में ही कालिदास के रघुवंशम सिद्धांत लिया गया है कि जिस प्रकार सूर्य समुद्रों से ही वाष्प कण के माध्यम से पहले बादल बनाता है और वापस संग्रहित करके वर्षा के माध्यम से 1000 गुना करके लौटाता है, तो प्रत्यक्ष कर का सिद्धांत इसी आधार पर आधारित है। और रही बात आयकर की, तो आयकर का जो इतिहास है वो वैसे तो बहुत ही पुराना है, महाभारत से है, मनुस्मृति में है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में है। लेकिन जो पहला लिखित इतिहास है जो 1857 की क्रांति के बाद हुआ, वो 1860 में 24 जुलाई को, अभी हमने अपना 167वां आयकर दिवस मनाया 24 जुलाई को। तो आयकर का जो सिद्धांत 1860 से है और इस समय जो नवीन अधिनियम है 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। तो आयकर का सिद्धांत बेसिकली प्रगतिशील है। भारत की जो जनसंख्या है उसमें से जो विवरणी फाइल करने वाले लोग हैं वो कौन से हैं? जिनकी भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वार्षिक आय पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से 2.5 लाख और अगर नवीन टैक्स रिजीम के हिसाब से 4 लाख तक है, तो उनको आयकर विवरण भरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि साल में अगर कोई व्यक्ति 4 लाख तक कमा रहा है नए टैक्स रिजीम में, तो उसको आयकर नहीं भरना है। लेकिन क्या उनको भी नहीं भरना है जिनको टैक्स नहीं देना है? क्योंकि भरना तो सभी को होता है। नहीं, इसमें एक भ्रम की स्थिति रहती है कि जैसे ये जो निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 26-27 है, जिसपे 1961 के अधिनियम के हिसाब से अभी हम विवरणी फाइल करेंगे 31 जुलाई, जो कि ड्यू डेट होती है ITR 1 और ITR 2 के लिए। इस साल जो ड्यू डेट है आयकर विवरणी यानी ITR भरने के लिए, तो उसमें जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि हमें जो 12 लाख तक की जो छूट है कि 12 लाख तक कोई कर नहीं पड़ेगा, तो 4 लाख से लेकर 12 लाख तक की यानी जिसकी सकल आय, कुल आय, वार्षिक कुल आय अगर 12 लाख तक है, तब उसको रिबेट के माध्यम से 60,000 का रिबेट दिया जाता है, उसको कर नहीं पड़ता। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उसको रिटर्न यानी आयकर रिटर्न भी नहीं भरना है। जिनकी भी आय, वार्षिक आय 4 लाख से ज़्यादा है नवीन रिजीम के हिसाब से, और जिनकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है ओल्ड रिजीम के हिसाब से, उन सभी को आयकर विवरणी भरनी चाहिए। तो इसमें ये सिद्ध होता है कि जो भी व्यक्ति पैसे कमा रहा है और अपने जीवन के लिए कमा रहा है, लेकिन अगर वर्ष में 4 लाख से अधिक है तो उसे आयकर रिटर्न जरूर भरना है। अगर नहीं भरा जाता है राकेश जी, तब क्या होता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर ये समय सीमा पे नहीं भरा जाता है तो होता क्या है कि इसमें लेट फी का प्रावधान कर दिया गया है।
कि विलम्ब शुल्क इसमें चार्ज किया जाता है 1,000 से लेकर 5,000 तक। पेनल्टी एक तरह से। पेनल्टी कह सकते हैं, लेकिन वो पेनल्टी नहीं कहेंगे उसको विलम्ब शुल्क ही कहा गया है। लेट फाइलिंग फी। हाँ, कहीं पर भी हमें कोई फीस देनी है अगर जी हाँ, अगर लेट फाइलिंग फी, जैसे कभी एडमिशन फॉर्म में भी हमें लेट हो जाती है तो लेट शुल्क के साथ ही वो जमा हो सकता है। बिल्कुल। तो और उसके अलावा दूसरे तरह के भी ब्याज लगने के और दूसरे प्रावधानों के उल्लंघन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा कि जो वार्षिक आय 2.5 लाख और 4 लाख की बात हमने की, उसके अतिरिक्त भी धारा 139 1961 के अधिनियम और नवीन अधिनियम में धारा 263 यानी 263 में इसके जो प्रावधान दिए गए हैं आयकर विवरणी से संबंधित, ITR से संबंधित, उनकी ड्यू डेट, उनके रिवाइज रिटर्न, उनके बिलेटेड रिटर्न, ये सभी प्रावधान इन दोनों धाराओं में मिलते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख नहीं भी है बट उसने अगर कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शंस किए हैं, जैसे उसका TDS कटा है 25,000 से ऊपर, या अगर उसने 1 लाख से ऊपर का बिजली का बिल जमा किया है, या विदेश यात्रा की है उसके या उसके परिवार ने, ये कुछ कंडीशंस भी धारा 139 और धारा 263 में दे रखी हैं। तो ये देखने की आवश्यकता होती है कि मैंने ये इस तरह के कोई ट्रांजेक्शन्स तो नहीं किए हैं। यानी कि ये बहुत ही अहम जानकारी है कि अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख से कम भी है लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, चाहे आपने पैसे का लेन देन किया होगा कहीं पर, तो तब भी आप जरूर भर दीजिए और मेरे हिसाब से सेफ साइड में भर ही देना चाहिए ताकि किसी पे कोई किसी तरह का न शुल्क लगे और न कोई कार्रवाई हो। जी। राकेश जी, हमारे श्रोता बहुत ही सजग हैं, सचेत हैं और वो एक प्रश्न लेकर आए हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, कृष्ण कुमार मिश्रा जी। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी, हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ है आयकर अधिकारी श्री राकेश जी, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर, एक जानकारी लेना है जी। हम क्या नाम विकलांग पड़ जाते हैं, तो हमने आपके यहाँ SBI लाइफ रिटाइल स्मार्ट प्लस ले रखा है और उसमें 2.5 लाख रुपए साल का पेमेंट करते हैं। तो 5 साल के बाद हम पेंशन ले सकते हैं या आधा 60% पैसा ले सकते हैं और 40% पेंशन ले सकते हैं जी। तो अगर जो 5 साल बाद हम पेंशन लेंगे, क्योंकि हमारी कोई और आय की जरिया नहीं, पापा खत्म हो गए थे, वही पैसा था तो हमने कहा लो SBI लाइफ में लगा दिया जाए जी। तो 5 साल बाद हम पेंशन लेंगे तो उसका हमें आयकर रिटर्न देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देखिए, जो पेंशन होती है वो आपके एग्जम्प्ट इनकम में नहीं आती है। जो पेंशन आपको मंथली पेंशन मिलती है और SBI लाइफ रिटाइल स्मार्ट प्लस जी वो एन्युटी प्लान आपने लिया होगा, जिसकी वजह से एक मुश्त राशि आपको मिल रही होगी 60% जैसा आपने बताया, और उसके बाद 40% से पेंशन मिल रही है। नहीं, हम पूरी की पेंशन ले लें क्योंकि हमारी और कोई आय जरिया नहीं, तो पूरी पेंशन अगर हम लेंगे तो उसका आयकर में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जी, अगर वो जो पेंशन आप लेंगे मासिक रूप से जो आपको दी जाएगी, अगर उसकी जो वार्षिक वैल्यू 4 लाख से ज़्यादा अगर है तो आपको आयकर विवरणी दाखिल करनी होगी। लेकिन अगर आपकी जो कुल आय है पेंशन से वो 12 लाख तक अगर रहती है, ठीक है, तो निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 26-27 से ये प्रावधान कर दिया गया है कि जिसकी भी किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की यदि कुल जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख तक रहती है तो उसको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। एक सेक्शन है 87A इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसके माध्यम से उसको रिबेट यानी छूट मिल जाएगी। इफेक्टिवली टैक्स नहीं देना पड़ेगा 12 लाख तक की वार्षिक आय पे, लेकिन रिटर्न भरना पड़ेगा अगर 4 लाख से ऊपर की आय है। जी। अगर 4 लाख तक साल में पेंशन बन पाती है तो रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा? तब रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, बिल्कुल उसके लिए, हाँ बिल्कुल उसके लिए, अगर 4 लाख तक नई रिजीम में। और सर एक क्वेश्चन और है हमारा जी। कि जैसे मान लीजिए एक हम आपके यहाँ SBI में FD करा दी जाए तो हर महीने उसका ब्याज लिया जाए तो उसमें उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए कितना अगर साल में रिटर्न मिलता है बैंक से हम लेते हैं तो आयकर हमें भरना पड़ेगा? देखिए, बैंक उस पे TDS काटता है जो FD पे इंटरेस्ट मिलता है। TDS न कटे मतलब कितने तक जमा कर सकते हैं ऐसा? नहीं, अगर आपकी सिर्फ उसी से आय है तो आप बैंक में फॉर्म नंबर 15G है पुराने अधिनियम के आधार पे। आपकी उम्र क्या है? हमारी सर उम्र भी 52 साल है। हाँ तो ठीक है, तो आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में अभी नहीं आते हैं। 60 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी रहती है, 60 साल से 80 साल के बीच में। तो आप जो है फॉर्म नंबर 15G होता है वो अपने बैंक को ये दे सकते हैं कि हमारा TDS ना काटा जाए, क्योंकि आपकी और कोई आय नहीं है, सिर्फ इससे आय हो रही है, तो वो आपका TDS नहीं कटेगा। कितने तक हमको ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा? TDS नहीं कटेगा? कुल मिला के चाहे वो आपको ब्याज से कोई आय प्राप्त हो रही हो, जैसे FD का ब्याज है, सेविंग बैंक का ब्याज है, या जो पेंशन आपको SBI से मिल रही है, कुल मिला के ये सारी आय अगर 12 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
रिबेट के माध्यम से। अगर 4 लाख से आपके ज्यादा आय आ रही है तो आप रिटर्न भरिए, टैक्स नहीं देना है 12 लाख तक। इसके अलावा अगर इससे कम है तब आपके ऊपर है कि आप भरे या ना भरे, 4 लाख के नीचे अगर है तो जी। रिटेन 15G का फॉर्म बैंक में भर दिया करें कि वो और दूसरा भरना पड़ेगा कोई? नहीं, 15G का फॉर्म आप इस साल के लिए तो 15G भरेंगे, अगले साल के लिए इस फॉर्म का नंबर बदल जाएगा, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। वो आपको आयकर की जो हमारी वेबसाइट है उससे भी आप जान सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए कृष्ण कुमार जी। और देखिए लगातार हमारे पास मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं श्रीवास्तव जी, और हम लोग बात करना चाहते हैं कि आयकर टैक्स जैसे लोग जानना चाहते हैं किस तरह से हम इसको भरें। तो जो सैलरीड पर्सन्स हैं या बिजनेस पीपल हैं या जो आम लोग हैं, उनमें क्या प्रक्रिया अलग अलग है भरने की या कोई फॉर्म्स अलग अलग हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी। जी, आयकर अधिनियम में ही ये व्यवस्था बना दी गई है कि आयकर विवरणी कोई जो भरे, वो जो हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसने इनकम टैक्स रूल जो बने उसमें प्रिस्क्राइब्ड कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं जी। तो ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के विभिन्न फॉर्म हैं अलग अलग। जैसे कि अगर कोई वेतनभोगी कर्मचारी है, सैलरी इंडिविजुअल है, तो ITR 1 भर सकता है। उसकी कंडीशन ये है कि उसमें उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो सकती हैं, अन्य सोर्सों से आए, लेकिन उसमें लॉटरी इनकम या कोई हॉर्स रेस की, गैम्बलिंग की इनकम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म है तो उसकी कंडीशंस दे रखी हुई हैं कि 1,25,000 तक अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सेक्शन 112A करके है, वहां तक भी है तो उसके अंदर, और उसकी सकल आय 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी कंडीशन है कि कौन से व्यक्ति ITR 1 भरेंगे, कौन से ITR 2 भरेंगे। बिजनेस वाले छोटे खुदरा व्यापारी हैं तो ITR 4 भरेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, जी, कुछ लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जी, तो उनके सभी के लिए अलग अलग फॉर्म्स की व्यवस्था दे रखी गई है। और उनके FAQ यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसको कह सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट पे इनकम टैक्स जो फाइलिंग की वेबसाइट है www.incometax.gov.in पे, उसमें ये बहुत सारे सेल्फ ट्यूटोरियल्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं। जी, तो हम इसको आपसे कहेंगे कि इसको दोहरा दें ताकि हमारे श्रोता इसको नोट कर लें। www जो साइट है आपका इनकम, ये हमारी इनकम टैक्स इंडिया की फाइलिंग की वेबसाइट है, जिसपे जो भी जितने भी तरह के हमारे करदाता हैं वो अपने आयकर विवरणी दाखिल करते हैं, ITR दाखिल करते हैं। उस वेबसाइट का नाम है www.incometax.gov.in। जी, तो ये जो साइट है इस पे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है किस तरह से आप अपने फाइल्स को करें। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को गिफ्ट का भी कुछ मिलता है तो क्या वो भी इनकम टैक्स के अंदर आता है? देखिए, इनकम का जो यानी आय का जो सिद्धांत है वो सामान्यतः उसके लिए लागू होता है जो प्राप्त करता है। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको प्राप्त हो रही है, कोई भी चीज, आय, किसी भी तरह की इनकम, कोई भी मनी, वो आपकी आय बनेगी अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि उसको आयकर अधिनियम में ये न कह दिया गया हो कि ये एग्जम्प्टेड है। ठीक, तो जो गिफ्ट है वो भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो अगर किसी नॉन रिलेटिव व्यक्ति से, रिलेटिव कौन है उसको भी आयकर अधिनियम की धारा 56(2) के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि खुद के मम्मी पापा, पत्नी के मम्मी पापा, उसकी एक लिस्ट है बाकायदे दे रखी है, यानी कि क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन, परिभाषा। अगर क्लोज रिलेटिव कोई गिफ्ट देता है, उपहार देता है, तो उसकी किसी भी मॉनेटरी लिमिट को नहीं बताया गया है, वो एग्जम्प्टेड है प्राप्त करने वाले के हैंड में। यानी गिफ्ट मिल रहा है से, बेटे से, माँ बाप से, पत्नी के माँ बाप से, तो ये सभी इनकम जो क्लोज रिलेटिव, और उसकी जो व्याख्या है वो उन्होंने डिफाइन कर रखी है धारा 56(2) में। तो वो जो किसी अगर रिलेटिव से मिल रहा है तो वो आय का पार्ट नहीं बनेगा, इनकम नहीं मानी जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि अगर वो नॉन क्लोज रिलेटिव से मिल रहा है, किसी दोस्त से मिल रहा है, तो एक बार में या टुकड़ों में साल में यदि 50,000 से ऊपर मिलता है तो वो पूरी की पूरी जो भी प्राप्ति होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान ली जाएगी। अच्छा, और उस पर टैक्स पड़ेगा। जी, तो ये भी बहुत ही अहम जानकारी जो राकेश जी ने हमारे साथ शेयर की। और श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज इनकम टैक्स पर, और हमारे साथ आयकर अधिकारी श्री राकेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और हम अपने श्रोताओं से लगातार इस संबंध में जानकारी साझा कर रहे हैं। तो आज अभी एक कॉलर और है हमारे साथ, आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, जी, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद साजिद जी, क्या आपका प्रश्न है? राकेश जी हमारे साथ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरा पहले रेस्टोरेंट किया था हमने जी, तो रेस्टोरेंट क्या समझे, एक्सीडेंट जब हुआ जी, तो रेस्टोरेंट हमने बंद कर दिया जी,
उसका इनकम टैक्स हम नहीं जमा कर रहे। अभी क्या हम घर में बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है। ये किस साल की बात है, कितने साल पहले ऐसा हुआ है? 2016 में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। जी 2016 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। उससे पहले आप अपना ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे उस समय तक? जी हाँ। अच्छा, तो उस साल का आपने ITR नहीं भरा 2016 के बाद से? 2016 के बाद नहीं भरा क्योंकि मैं 9 महीने हॉस्पिटल में एडमिट था। अच्छा, और जिस साल आपका व्यापार जो आप रेस्टोरेंट है बंद हुआ, उस साल का भी ITR आपने नहीं भरा? नहीं। अच्छा, देखिए अगर इतना पुराना मैटर और उसके बाद आपका कोई व्यापार चल भी नहीं रहा है? कोई व्यापार नहीं है, घर में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, कोई आय भी नहीं हो रही है आपकी? कोई आय भी नहीं है हमारे पास। देखिए, जिस साल वो रेस्टोरेंट आपका बंद हुआ, यानी जब तक आपकी आय थी, आप अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर रहे थे। जिस साल बंद हुआ उस साल का आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, आप स्वस्थ नहीं थे, तो आप नहीं दाखिल कर पाए। आयकर अधिनियम में ये व्यवस्था तो है कि आप पीछे छूटे हुए अपने रिटर्न्स को, एक व्यवस्था है हमारे यहाँ अपडेटेड रिटर्न की, लेकिन वो व्यवस्था सिर्फ जिस असेसमेंट ईयर का प्रकरण छूटा हुआ हो, आय छूटी हुई हो, उसको एंड करके, उसको अंत करके 4 असेसमेंट ईयर और आगे तक ही कर सकते हैं। यानी ये 2016 की चूंकि बात है, 10 साल हो गए, तो ये 10 साल हो गए हैं। उसकी आप विवरणी या उसका कोई मैटर आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे इस केस में। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि आप अपने उस पीरियड को, उस पर्टिकुलर साल को नियमितकरण कराना चाहें एक भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते, तो आप कंडोनेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक रहती है। उसमें आप जो आपके ज्यूरिसडिक्शनल यानी क्षेत्राधिकारी जो आयकर अधिकारी होंगे, उसको ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, उसके पास आप कंडोनेशन के लिए कि रीजन बताते हुए कि उस साल का मैं ITR दाखिल करना भूल गया था, यदि आप चाहें तो दाखिल करना उसी व्यवस्था से दाखिल किया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी प्रकरण में मैक्सिमम 4 साल तक यदि कोई व्यक्ति अपना आयकर विवरणी दाखिल करना रह गया हो, तो जिस असेसमेंट ईयर का प्रकरण है उसको एंड करके अगले 4 वर्षों तक वो अपने पीछे छूटे हुए ट्रांजैक्शंस को, व्यापार को, आय को रिटर्न के माध्यम से रेगुलराइज कर सकता है। श्रीवास्तव जी, अगर इनका कोई आय की स्रोत कोई नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमने उसके बाद बिल्कुल काम करना लगभग बंद कर दिया है, तो क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है कि उस असेसमेंट ईयर में उन्होंने नहीं किया? देखिए, अब कार्यवाही 2016-17 का मैटर है, यानी अगर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 भी ले लें तो असेसमेंट ईयर 17-18 भी अगर हो जाता है, तो अब उस पर कोई भी आयकर से संबंधित कानूनी कार्यवाही भी नहीं हो सकती है कोई उस साल के छूटे हुए के। लेकिन हाँ, अगर वो अपने उस व्यापार को, उस साल को रेगुलराइज कराना चाहते हैं दोबारा, तो उसमें ही एक व्यवस्था है जिसमें कंडोनेशन ऑफ डिले का एक फाइलिंग के लिए एक ऑप्शन रहता है कि उसमें विशेष परमिशन से वो रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। तो साजिद जी, आपके प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया होगा आपको। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी श्रोताओं आपके लिए है कि अगर कभी इस तरह से कोई आयकर रिटर्न किसी असेसमेंट ईयर में छूट जाता है, तो जैसा कि श्रीवास्तव जी ने अभी बताया कि आप उसको अगले 4 साल के अंदर छूट जाता है, या अगर आपको लगता है कि आपसे किसी कोई वजह से गलती हो गई है उसके अंदर, तो पुनरीक्षित यानी रिवाइज रिटर्न तो आप अपने उसी साल में असेसमेंट ईयर तक कर सकते हैं, टैक्स ईयर तक कर सकते हैं। मैं इसी सवाल पे आना भी चाह रही थी। लेकिन जो अपडेटेड रिटर्न है, जिसको अभी हमने चर्चा की अगले 4 साल तक, वो एक अतिरिक्त कर के साथ होता है, एक अतिरिक्त कर उस पर लगता है, वो व्यवस्था भी दे रखी हुई है आयकर अधिनियम में। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि अगर किसी से कोई गलती हो गई आयकर रिटर्न भरने में, तो वो क्या करे इसमें? जी, अगर आयकर अधिनियम भरने में यदि उसने अपना जो ITR है, वो जो निर्धारित तिथि है, जो भी उसकी ड्यू डेट है, 31 जुलाई है जैसे ITR 1 और 2 की, मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि जो ऐसे हमारे करदाता हैं जिनके रिटर्न का ऑडिट नहीं होता, वो उनके लिए, यानी छोटे व्यापारी, MSME सेक्टर वाले जो लोग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर के जो इंटरप्राइज के लोग हैं, उनके लिए इसी साल से फाइनेंस एक्ट 2026 ने उसकी ड्यू डेट 31 अगस्त कर दी है, यानी ITR 3 और ITR 4 के लिए। तो ड्यू डेट उसकी 31 अगस्त है, ऑडिटेड रिटर्न की 31 अक्टूबर है। तो ये जो ड्यू डेट्स दे रखी हुई हैं, यदि कोई व्यक्ति अपना रिटर्न ड्यू डेट्स में दाखिल करता है और उसको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है, कुछ डिडक्शन क्लेम करना या कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करना छूट गया है, तो वो इसी साल से व्यवस्था है कि 31 दिसंबर तक, अगर हम इसी साल की बात करें तो 31 दिसंबर 2026 तक बिना किसी शुल्क के और 31 मार्च 2027 तक एक
अतिरिक्त शुल्क यानी कि लेट फी उसको कह सकते हैं 1,000 और 5,000 जो कि बिलेटेड फाइल करने के लिए है, उसके साथ अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। ये रिवाइज्ड रिटर्न की प्रक्रिया है जी। यानी कि असेसमेंट ईयर जो 26-27 है, जी, जो जी। अप्रैल 26 से लेके मार्च 27 तक, जी, जी। इसके बीच में जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, हाँ। उसमें अगर कोई गलती रह गई है तो आप 31 दिसंबर तक इसको भर सकते हैं, जी। अपना रिवाइज रिटर्न। हाँ, बिना किसी शुल्क बिना किसी शुल्क के। और उसके बाद मार्च 31 मार्च 2027 तक ये व्यवस्था शुल्क के इसी साथ। इसी शुल्क के साथ 1,000 से 5,000 तक। जी। 1,000 का मतलब जिसकी सकल आय, जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, उसको अतिरिक्त शुल्क जो है वो 1,000 देना होगा, और 5 लाख से ऊपर वालों को अतिरिक्त शुल्क 5,000 देना होगा। जी। तो ये सभी जानकारियां श्रोताओं आपसे हम इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आपके लिए आयकर भरना या रिटर्न जिसे हम कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो, सुविधाजनक हो। और जो इनकम टैक्स नया जो आपने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है, क्या इसमें कुछ सरलीकरण किया गया है या पुराने रिजीम में ज़्यादा आसान होता है भरना, या जो नया अभी फॉर्म दिया गया है वो ज़्यादा आसान है? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आयकर अधिनियम 2025 है, ये जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग एक्ट था जो 31 मार्च 2026 तक लागू था, 1961 का अधिनियम, लगभग 6 दशकों से ऊपर हो गया था। और इसमें जो भाषा थी वो थोड़ी क्लिष्ट थी, इसमें जो सेक्शंस थे, धाराएं थीं, उनका जो अरेंजमेंट था वो कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो उसका इस पूरे एक्ट को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है उसको टारगेट किया है इन्होंने, वही विकसित भारत 2047 तक। नागरिक केंद्रित कानून होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। इसीलिए जो इस अधिनियम को बनाने के लिए जो 3 मुख्य बातें हैं कि वो सरल हो, स्पष्ट हो, और एक सामान्य स्नातक, एक कॉमन ग्रेजुएट उसको आसानी से समझ सके। यानी सामान्य जो नागरिक हैं, जिनको अभी तक हेल्प लेनी पड़ती थी, कई बार हम लोग खुद ही ये करते थे कि हम आयकर रिटर्न किसी से भरवा लें, क्योंकि उतना समझने में लगता था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। काफ़ी हद तक ये प्रयास किया गया है कि नवीन आयकर अधिनियम की भाषा जो है बहुत ही स्पष्ट, सरल की गई है। क्लिष्ट शब्दों को, कठिन शब्दों को सरल किया गया है। एक जैसे प्रावधानों को एक जगह लाया गया है। एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की गई है पूरे पुराने प्रावधानों की, जिससे कि को एक आम नागरिक को, आम करदाता को, जो कि करदाता हमारे देश का राष्ट्र निर्माता भी है, वो उसको आसानी हो सके भरने में। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले वाले में असेसमेंट ईयर्स कई सारे होते थे, आगे पीछे का देना है, ये सब कुछ शायद हटा दिया। हाँ, बिल्कुल। इसमें अब असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर के जो कंसेप्ट 2-2 साल याद करने पड़ते थे कि पिछला क्या था, हमने व्यापार किया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, और जो उसका निर्धारण हो रहा है असेसमेंट ईयर वो 24-25 होता था। तो इस द्विवर्षीय प्रक्रिया को, डुअल ईयर कंसेप्ट को, इस एक्ट ने सिंगल ईयर टैक्स ईयर कर दिया। और ये 2026-27 एक विशेष, एक संधि काल है, एक ट्रांजिशन ईयर है। वो इसलिए भी कि 2026-27 एक असेसमेंट ईयर भी है, पुराने अधिनियम 1961 वाले के लिए। इस साल की हम लोग जो ITR फाइल कर रहे हैं वो इसी एक ब्रिज के तौर पे है। इसमें ऐसा जो 1961 का अधिनियम और 2025 के अधिनियम में ऐसा नहीं कर दिया गया है कि हमारे करदाताओं को, हमारे टैक्स पेयर्स को किसी भी तरह की तकलीफ हो। इसमें ये जो पर्टिकुलर साल है 2026-27, ये एक ब्रिज ईयर है, एक ट्रांजिशन ईयर है। तो 2026-27 एक असेसमेंट ईयर है, पुराने साल में जो आपने आय की व्यापार किया उसको घोषित करने के लिए, और ये एक टैक्स ईयर भी है, क्योंकि अब जो कंसेप्ट आ गया है टैक्स ईयर, जिस साल की कमाई, जिस साल की आय, जिस साल का व्यापार, वही मेन निर्धारण वर्ष भी रहेगा, वही इंपॉर्टेंट ईयर भी रहेगा। तो अब 2026-27 टैक्स ईयर का भी रिटर्न हम अगले साल जुलाई 2027 में फाइल करेंगे, और वो जो टर्म यूज होगा वो टैक्स ईयर 2026-27 यूज होगा। जी। और राकेश जी, बहुत भारी भारी शब्द है, क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो, लेकिन आपने इतनी अच्छे तरीके से, इतने सहज तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया, और इतनी सारी जानकारी आप दे रहे हैं लगातार, और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि ये मौका बिल्कुल मत गवाइए। राकेश जी, आप कुछ विशेष अगर बताना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो एक संदेश भी हम सुन लेते हैं अपने श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से, आयकर ज़रूर भरें। हाँ, आयकर ज़रूर भरें। मैं आपको यही कहूँगा कि जो भारत सरकार की मुहिम है, भारत सरकार का मिशन है कि भारत जो है 2047 तक विकसित भारत होना चाहिए, इसीलिए जितने भी कानून, चाहे वो IPC को, CRPC का सरलीकरण किया गया, भारतीय न्याय संहिता बनी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी,
पूरा जो फोकस है, पूरा जो ध्यान है इस समय भारत सरकार का, वो नागरिक केंद्रित होने की तरफ है। और डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं। जी और उसमें जो करदाता है, करदाता इसलिए क्योंकि राजकोष को भरने की, और बिना राजकोष के, बिना ट्रेजरी के कोई भी देश, कोई भी समाज चल ही नहीं सकता। उसको भरने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व वो करदाताओं का ही है। तो हर एक करदाता और उसके द्वारा घोषित की हुई उसकी आय, उसके द्वारा भरा हुआ कर राष्ट्र निर्माण में एक ईंट की तरह ही है। राष्ट्र की जो मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी, उसका नींव जो है, नींव के पत्थर हैं, ये वही हम ही हैं, हम सभी हैं। बहुत सुंदर बात। कार्यक्रम चल रहा है हमारा विशेष ये आयकर रिटर्न पर, और देखिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इनकम टैक्स ऑफिसर श्री राकेश श्रीवास्तव जी, और वो लगातार आपके प्रश्नों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो हम प्रश्न उनसे कर रहे हैं आपके लिए। तो आपके भी प्रश्न हम तक जरूर पहुंचने चाहिए। हमारा जो मेल आईडी है उस पर भी, और आप कॉल भी कर सकते हैं। इसमें समस्या आपको आती हो, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर सुन भी सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0522223852। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो मेल आईडी है वो है fmakashwani.lucknow@gmail.com। राकेश जी, अब भी अगला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ, तो उसके बारे में भी लोग जानना जरूर चाहेंगे कि इनकम टैक्स जब हम रिटर्न भरते हैं, अगर रिफंड कुछ होना होता है तो वो कितने समय तक मिल जाता है, और कभी कभी कुछ नोटिस भी आ जाती हैं हम लोग के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो इस बारे में क्या करना चाहिए, और नोटिस का जवाब कितने दिनों में दे देना चाहिए? जी देखिए, ये दो प्रश्न हैं इसमें। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि रिफंड आना, आयकर विभाग का जो प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं, जिसको इंटीमेशन ऑर्डर कहते हैं, जब हम कोई विवरण यानी ITR फाइल करते हैं, दाखिल करते हैं। ITR बेसिकली क्या है कि अपने पिछले वर्ष में किए गए ट्रांजैक्शंस को एक तरीके से घोषित करना, रिपोर्ट करना, और ये बताना कि हमने इतना टैक्स पे किया है, ये ट्रांजैक्शंस थे, ये हमारी आय थी, हमने ये छूट क्लेम करी। ये सारे प्रावधान जो हैं वो उसको उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में भरने होते हैं। कुछ छूट के बारे में भी बता दीजिए कि किस पे छूट मिल सकती है। अभी बिल्कुल इस पे चर्चा करते हैं। तो इसमें ITR फाइल करने में जो उसकी प्रोसेसिंग है, जिसको इंटीमेशन ऑर्डर कहते हैं, वो जिस असेसमेंट ईयर का यानी जिस टैक्स ईयर का मैटर है, ड्यू डेट है, उससे मैक्सिमम 9 महीने, यानी जो डेडलाइन है, टाइम लाइन है, वो मैक्सिमम क्या है। यदि अगर हम इस साल की बात करें तो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026, और इसका जो इंटीमेशन ऑर्डर है 9 महीने यानी 31 मार्च 2027 तक आ जाएगा। बट हमारा जो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है, आज हम एक टैक्स पेयर सर्विस की बात करते हैं, सिटीजन चार्टर हमने निकाला है कि हम किसी भी ग्रीवांस को जल्दी से जल्दी सेटल करेंगे, ITR को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करेंगे। अब उस प्रोसेस करने में यदि रिफंड है या इंटीमेशन ऑर्डर ही है, एज फार एज पॉसिबल, आपने हो सकता है सुना हो कि बहुत सारे लोगों को तो ITR उन्होंने फाइल किया और 5 मिनट के अंदर वो प्रोसेसिंग इंटीमेशन ऑर्डर आ जा रहा है। और जो उनका रिफंड है, प्रतिदाय है, वो भी आ जा रहा है। बहुत जल्द, इतनी फास्ट प्रोसेसिंग है। लेकिन अगर हम अधिनियम की बात करें तो वो बाध्यता ये करता है कि मैक्सिमम 9 महीने के अंदर तक ये प्रोसेसिंग हो जाएगी, और अगर रिफंड है तो रिफंड आएगा, और अगर कोई कर देता नहीं है या कर देता है यानी टैक्स लायबिलिटी है तो वो भी आएगी। वो प्रोसेस करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं, और टैक्स भरना है तो वो भी आपको समय से बता दी जाएगी। जी, वो उस प्रोसेसिंग के बाद, जिसको इंटीमेशन ऑर्डर कहते हैं, उसके बाद वो उसी के आधार पे आता है। आयकर दाता जो है अपना ITR फाइल करता है, जो बेंगलोर में हमारा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है वो उसको प्रोसेस करता है आयकर अधिनियम के अनुसार, और यदि उसके अंदर कोई त्रुटि पाई गई तो उसको भी इंटीमेट करता है। अगर कोई पुराना कर दे है तो उसको भी इंटीमेट करता है। वो भी एक तरीके का नोटिस है कि पुराना अगर कोई कर किसी पुराने असेसमेंट ईयर का पेंडिंग है उसी टैक्स पेयर पे, उसी करदाता पे, तो वो भी इंटीमेट करता है CPC बेंगलोर उसको। तो उसको समय होता है कि 30 दिन के अंदर वो अपना जवाब फाइल करे कि हाँ, ये जो टैक्स एडजस्ट कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो ये रिफंड से संबंधित या प्रोसेसिंग से संबंधित बात होगी। और इसमें फॉर्म 16 हेल्प करता है। हाँ, देखिए, फॉर्म 16 क्या है? वो एक प्रमाण पत्र है कि इतनी आपको आय मिली सैलरी से और इतना कर कटा, TDS कटा। लेकिन फॉर्म 16 की मैचिंग, उसका मिलान फॉर्म नंबर 26AS से होना जरूरी है। फॉर्म नंबर 26AS एक तरीके की बैंक पासबुक है। कि एक्चुअली भारत सरकार के खाते में आपके पैन के अगेंस्ट में उतना पैसा जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है, इसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है, मेन फॉर्म है, वो फॉर्म नंबर 26AS है 1961 के अधिनियम के अनुसार। और नए अधिनियम में इसी का फॉर्म नंबर 168 कर दिया गया है, नए अधिनियम में 168 नए अधिनियम में। तो उसमें देखना बहुत जरूरी है, यदि कोई मिसमैच है फॉर्म 16 में
टीडीएस में और फॉर्म्स नंबर 26A में, तो उसको अपने डिडक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए कि उसने जो उसके बिहाफ पे टीडीएस काट के भरा होगा भारत सरकार के खाते में उस पैन पे। जैसे कोई सैलरीड है तो उनके ऑफिस से कट जाता है, जो कहते हैं, जैसे उनके ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं, कटा। तो अगर कोई मिसमैच है तो उसका करेक्शन जो है वही करेंगे, टैन होल्डर जो है, जो डिडक्टर है, जो डीडीओ है, वो वही करेगा। तो उसको सजग होना चाहिए करदाता को कि उसके फॉर्म 16 का और 26A में जो आय है और कर जो टीडीएस कटा है उसका मिलान ठीक है या नहीं है जी। अब आती है बात, जैसा आपने एक प्रश्न किया कि कुछ नोटिसेस आ जाती हैं। देखिए, मैं इस पे एक चर्चा और करना चाहूँगा। नोटिस कई तरह की हैं आयकर विभाग की। जैसे अगर आयकर आपने अपना विवरण दाखिल किया, ITR फाइल किया और उसके बाद आयकर विभाग को लगता है कि ये इनकम या ये डिडक्शन ठीक से रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो एक तो नोटिस हो जाती है, उसको स्क्रूटनी का नोटिस कहते हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस, वो एक अलग तरह की है। आज की डेट में चूंकि हम एक तरीके से वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आयकर विभाग जो है कि हमारा जो करदाता है वो स्वतः ही कंप्लायंस करे, टैक्स चोरी ना हो या अगर अनजाने से वो रिपोर्ट नहीं कर पाया है, तो एक व्यवस्था है, उसको कहते हैं AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इसमें हर करदाता को उसके जब वो ई फाइलिंग पोर्टल पे जाएगा तो भी, नहीं तो इसका ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है AIS, तो उसमें उसके जितने भी तरह के फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, टैक्स पेड हैं, वो सब कुछ रिपोर्टेड रहते हैं। कभी कभी जो हमें बैंक से वापस मिलता है उसका जो क्रेडिट हम कह सकते हैं, तो वो सारी चीजें उसमें आ सब कुछ, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जिसमें भी पैन आपका मेंशन हुआ है वो सब कुछ AIS में आता है। तो क्या होता है कि कई बार करदाता भूलवश वो चीज़ रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग नच कैंपेन के माध्यम से, ई वेरिफिकेशन के माध्यम से कुछ नोटिस इशू करता है और उनको एक अवेयर कराता है, उनको उसके जो उनका ई फाइलिंग पोर्टल है उस पर दिखाई देता है, ईमेल भी आता है और ई फाइलिंग पोर्टल पे भी दिखाई देता है, उस पे जाके वो रिप्लाई कर सकते हैं। यदि उन्होंने उसका ऑलरेडी टैक्स भर रखा है तो उसका वो अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर देंगे कि उससे संबंधित हमने ITR में रिपोर्ट कर रखा है, फाइल कर रखा है। और अगर नहीं किया है तो जो हमने अपडेटेड रिटर्न की सुविधा बताई है, समय निकल गया है, तो अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से भी वो अतिरिक्त कर दे के उसको अपडेट और रेगुलराइज कर सकते हैं, जिससे कि कोई फर्दर जो कानूनी कार्यवाही है वो उस पर फिर नहीं जाएगी और वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई दोष लगाया गया है, कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसका भी वो मौका देते हैं। एक तरीके से हम उल्टा मौका देते हैं, अवेयरनेस है कि आपसे शायद ये ट्रांजेक्शन छूट गया है जो आप इस टैक्स ईयर में हो रखा था। क्योंकि टैक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भूत है या कोई इस तरह का आप पे आरोप लग रहा है, ये आपको देना है क्योंकि हम इसमें अपना योगदान दे रहे हैं राष्ट्र के निर्माण में, जैसा कि आपने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम इस बारे में थोड़ा कम सोच पाते हैं कभी कभी, शायद ये इसीलिए हम लोग कभी कभी टैक्स के बारे में उतना ध्यान नहीं देते। आयकर को उसी रूप में देखना चाहिए मैम, क्योंकि जितना भी आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही हैं, देश का विकास देख रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था देख रही हैं, चिकित्सा व्यवस्था देख रही हैं, शिक्षा व्यवस्था देख रही हैं, जो भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, बिल्कुल, तो वो हमारे टैक्स के माध्यम से वो कर पाते हैं ताकि हमको वो सुविधा अपने जब हमें जरूरत है मिल सके। जी। और आजकल फर्जी इनकम टैक्स मैसेजेस भी कभी कभी आ जाते हैं और ईमेल के जरिए भी कभी कभी धोखाधड़ी होने के कई समाचार आते रहते हैं। अगर हम समाचार पत्रों को ध्यान पे रखें तो इसमें क्या करना चाहिए? कहीं पे कोई शिकायत का कोई ऐसा पोर्टल हो या कोई ऐसा साइट हो? देखिए, शिकायत के पोर्टल को आप कर सकते हैं, शिकायत उसके लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले आप सजग हों। जैसे कि बैंक अकाउंट से संबंधित भी कई फर्जी मैसेज या कई APK फाइल आ जाती हैं जिससे आपके बैंक अकाउंट में जो आपके पैसे हैं, हार्ड अर्न मनी है, वो खाली हो जाता है। तो सेम चीज़ आयकर के लिए भी आती है। कई बार फर्जी मैसेज आ जाते हैं कि आपका रिफंड इतना ड्यू है, अपनी ये डिटेल दे दीजिए, बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो ऐसे मैसेजेस से बचना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको आधिकारिक अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उसका सत्यापन हमेशा और हमेशा जो हमने वेबसाइट बताई उस पे जाके जब आप अपना ई फाइलिंग पोर्टल पे पैन के माध्यम से जब लॉगिन करते हैं तो उसमें जो भी अगर कोई चीज़ होगी, कोई नोटिस होगी, उसमें उसका ई कंप्लायंस पोर्टल होता है, उसमें अगर वो दिखेगी, अगर वो वहाँ से ऑथराइज्ड है तब उस पे आप कंप्लाई करिए। और क्योंकि देखिए, आज के पेपर में भी अगर आपने देखा होगा, लोग इस तरह से डराते हैं कि आपका ये हो गया, वो हो गया, तो और वो कंफर्म नहीं करते, वो उस बात को बाद में किसी से रीचेक नहीं करते और कई दिनों तक ये चीजें हो जाती हैं कि उनके पैसे निकल जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि कोई फोन इस तरह का नहीं आता या कोई इस तरह का मैसेज नहीं आता है। आयकर विभाग या आयकर विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी ना इस तरह का कोई कॉल करता है, ना इस तरह के कोई ईमेल या मैसेज जाते हैं जो कि फेक हों।
यदि कोई जाता है तो वो एक आधिकारिक पोर्टल से ईमेल के माध्यम से और आधिकारिक पोर्टल पे उसके ई फाइलिंग पोर्टल पे ही जाता है जी। और वो जो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक वेबसाइट जो है वो सभी हमारे श्रोताओं को नोट करके रखनी चाहिए। सुरक्षित वेबसाइट है जी। वो उसी वेबसाइट के थ्रू ही अगर कोई कोरेस्पॉन्डेंस होता है तो आता है जी। या हमारी सीपीसी जो बैंगलोर है वहां से आती हैं चीजें इंटीमेशन के माध्यम से या कोई सूचना के माध्यम से जी। और राकेश जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है और चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई हेल्पलाइन, जैसे कि आपने साइट बताया, इसके अलावा आपने एक हेल्पलाइन बताई थी, शायद AIS ऐप भी है जिससे वो हेल्प ले सकते हैं और आप लोगों का ये उद्देश्य है कि हम आम नागरिकों को फैसिलिटेट करें ताकि वो सरलता से इस कर को भर सके और भरना हमारा कर्तव्य है। जी देखिए, आयकर विभाग का उद्देश्य हो चाहे नया आयकर अधिनियम का उद्देश्य हो, भारत सरकार का उद्देश्य हो कि जो नया कर कानून जो बना है आयकर अधिनियम 2025 वो क्लिष्टता से स्पष्टता की ओर रहे, हम जो विश्वास हमारे करदाताओं पे हमारा पूरा रहे और जो हमारे करदाता हैं वो अपनी आय का, अपने विवरणों का, अपने चीज़ों का अच्छे से रिपोर्टिंग करें। और रही बात आयकर विभाग की, तो आयकर विभाग या एक फैसिलिटेटर के तौर पे है, हम सहायता करने के लिए हैं कि आप जो हमारे करदाता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, वो हमारा जो टैक्स कंप्लायंस है, जो आयकर के अधिनियम हैं, उनका वॉलंटरी कंप्लायंस कर पाएं, ठीक से टैक्स भर पाएं। राकेश जी, समय बहुत जल्दी से भाग रहा है। मैं आपसे छूट के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि जैसे स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, गृह ऋण, इन सब पे किस तरह से छूट मिलती है, इसके बारे में देखिए, जो ये जितने भी आपने अभी चर्चा की, स्वास्थ्य बीमा है, गृह ऋण है, तो स्वास्थ्य बीमा सेक्शन पुरानी धारा 80D में, तो वो स्वास्थ्य बीमा चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हों या 60 साल से कम वाले हों, उनको 25,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 तक जो वो इंश्योरेंस पे प्रीमियम देते हैं। होम लोन अगर कोई लेता है तो 2 प्रॉपर्टीज तक वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उस पे 2 लाख रुपए तक का उसको जो वो बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बोलते हैं उसको, वो छूट रहती है। यानी कि 2 प्रॉपर्टी अगर है, 2 घर है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, वो उसके लिए सही है और लेकिन उसका रिटर्न उनको भरना चाहिए और उसमें छूट मिलेगी। जी, लेकिन ये एक बात जरूर स्पष्ट करना मैं चाहूंगा कि ये जितनी भी छूट अभी जिक्र हो रही हैं, जो कि धारा 80C है, 80D है, ये सभी जो छूट के प्रावधान हैं, ये पुरानी कर व्यवस्था, पुरानी टैक्स रिजीम में ये थी। नई टैक्स रिजीम में चूंकि कर जो है वो बहुत ही ज्यादा सरल बना दिया गया है। स्लैब रेट अगर आप देखें तो आज की डेट में 30% 24 लाख की आय के बाद जाता है और पुरानी कर व्यवस्था में, पुराने टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में 15 लाख से ऊपर है। तो ये जितनी भी छूटों का हमने जिक्र किया वो सब पुरानी रिजीम में अवेलेबल हैं। तो आप ये जरूर देखें कि जब आप अपना कोई छूट क्लेम कर रहे हैं तो कंपेयर कर दें। टैक्स कैलकुलेटर भी हमारी उसी आधिकारिक वेबसाइट पे अवेलेबल है। और राकेश श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का भरपूर प्रयास किया और इतना समय हमारे कार्यक्रम में दिया। जी हाँ राकेश जी, हम आपका धन्यवाद करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे जल्दी से हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले तो आकाशवाणी लखनऊ का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें ये अवसर प्रदान किया गया और मैंने प्रयास किया, हमने आयकर विभाग की तरफ से। सबसे पहली बात कि ये जो भी जानकारियां मैंने दी अपने ज्ञान के अनुसार दी हैं, एक टैक्स ऑफिसर के अनुसार। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारी जो दूसरी आधिकारिक वेबसाइट है, श्रोतागण नोट कर सकते हैं, उस पे एक चैटबॉट है, एक कह सकते हैं AI इनेबल्ड चैटबॉट है। उस पे अगर आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करेंगे तो भी उसका जवाब देगा। उस चैटबॉट का नाम है कर साथी, कर साथी KARSATHI, कर साथी। और ये हमारी जो और आधिकारिक एक वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in पर ही ये उपलब्ध है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी पुनः, और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम लेकर आएंगे, तो हम अपने श्रोताओं से अब लेते हैं विदा। नमस्कार। थैंक यू।